करें बेटा, है ना। लास्ट क्लास में होमवर्क में क्या दिया था बेटा? जेई एडवांस, और वो डिस्कस नहीं हो क्या अभी? जेई मेंस नहीं होता क्या? अच्छा, S2 और O2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जेई मेंस, जेई एडवांस डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, कल लास्ट क्लास में दिया था मैंने, तो 1 to 12 और 1 to 12 ऐसा, 1 to 13, 1 to 13, ठीक है। तो आज डिस्कस कर लेंगे उसको। और कॉपी में कहाँ तो कंप्लीट करा दिया? ठीक है, ठीक है, है ना। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ एनर्जी की, ठीक है। तो सबको सेल्फ एनर्जी का मतलब तो क्लियर है ना, बढ़िया से। अच्छा, सेल्फ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है? जैसे मैं समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप चार्जेस को डिस्क्रीट काउंट कर रहे हो, अगर आप चार्जेस को डिस्क्रीट काउंट कर रहे हो, तो उनके बीच की एनर्जी कैसी हो गई? पोटेंशियल। लेकिन अगर आप उनको कंटिन्यूस काउंट कर रहे हो, तो उसको मैं पोटेंशियल ना बोल के सेल्फ एनर्जी बोलूंगा। मतलब जैसे मान लो कि अगर आप सब चार्ज हो, छोटे छोटे चार्ज, ठीक है, तो आप सब डिस्क्रीट हो, अलग अलग हो, तो आपके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी डेवलप हो रही है वो क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मैं इस कमरे को एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, तो सारा का सारा सारा चार्ज इस कमरे के ऊपर है, तो ये इस जो आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस कमरे की क्या कहलाएगी? सेल्फ एनर्जी। तो सबको सेल्फ एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क समझ में आया? क्लियर है? एक्चुअली पोटेंशियल ही, बस हम उसको कहे इस तरह से रहे। हाँ। बर्थडे किसका? ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। वैसे आज तो अपने को डाइपोल एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, पर उससे पहले पोटेंशियल कैलकुलेशन में मुझे दो चीजों का और पोटेंशियल कैलकुलेट आपको करवाना है। एक तो इनफाइनाइट वायर की वजह से सराउंडिंग में कितना पोटेंशियल आएगा, हम इसकी बात करेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे हम लोगों ने डिस्क की एक्सिस पे पोटेंशियल निकाला था, याद होगा, फॉर्मूला याद है क्या? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, याद है ना। चलो, तो और सेंटर पे बात करें, जैसे डिस्क के एक्सिस पे पोटेंशियल था, जैसे अगर मान लो ये डिस्क है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी बेटा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, राइट। और अगर हम सेंटर की बात करें, यानी इस पॉइंट की, तो पोटेंशियल है सेंटर, एक्स की वैल्यू क्या रख दोगे? जीरो, जीरो पुट करो तो आर बचा, तो ये कितना आएगा? सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन। ये तो पुरानी कहानी है जो हमें पता है, क्लियर है। आज एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास एक डिस्क है और उसकी सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट, तो हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point on circumference of a uniformly charged डिस्क, इसकी रेडियस आर दे रखी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, ठीक है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा सेपरेटेड क्वेश्चन है, जितना हमने पढ़ा थोड़ा सा दिमाग इसमें ज्यादा लगेगा,
क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ओलंपियाड का आया हुआ क्वेश्चन है और साथ ही इरोडोप में भी ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। तो एक बार क्योंकि अपने पोटेंशियल लगभग लगभग पढ़ लिया है ना, तो अब अटेम्प्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, साथ में मिलकर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक डिस्क है, इस पे चार्ज कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसकी सरफेस पे, ठीक है। तो मैंने ये इसकी सरकमफेरेंस पे ये पॉइंट ले लिया पी। आपको इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कितना हो, क्लियर है। अब साथ में सॉल्व करते हैं, है ना, ऐसे नहीं तो आप सोच नहीं पाओगे। मुझे बताओ किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से सराउंडिंग में कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाय आर। क्या कहीं कंपोनेंट कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अगर मान लो मैं यहां से पी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करता है ऐसे, इस पी पॉइंट को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करते हैं, यहां से आर डिस्टेंस की, आर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस आर्क की जो थिकनेस होती वो दे रखी है आपको डी आर। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं। मैंने पी को सेंटर लेके क्या ड्रॉ किया, एक आर्क जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। अब अगर मैं बोलता कि यार ये बताओ मुझे, इस आर्क के अंदर जो चार्ज आया ना, ये वाला चार्ज, इसके अंदर ये जो चार्ज आया, इस आर्क की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या ना। सेम फॉर्मूला आएगा जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। ऐसा क्यों, बात ध्यान दो सुनना। इस आर्क पे चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेता हूं इस चार्ज का नाम है Q1, इसका है Q2, इसका है Q3, इसका है Q4, इस तरह से चलता जा रहा है, क्लियर है। तो अगर मैं इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल पूछता, अगर मैं सिर्फ इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछता तो ये तो एक छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज हो जाता, ये तो एक पॉइंट चार्ज बन जाता, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता, के क्यू बाय आर। ये भी आर होता, ये भी आर है, ये भी आर है, तो के Q1 बाय आर, के Q2 बाय आर, के Q3 बाय आर। इस तरह से जोड़ता जाऊंगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा, तो के बाय आर तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस तरह से, यानी Q नेट आ जाएगा। Q नेट क्या हो गया, पूरी आर्क पे प्रेजेंट चार्ज का सम। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूं, शुरू से समझते हैं। मैंने आर पे जाके क्या लिया, एक बोलते चलना, आर्क ली जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि इस आर्क की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। मैं बोल रहा हूं कि इस आर्क की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका वही फॉर्मूला होगा जो एक पॉइंट चार्ज का होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई हर एक चार्ज इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। तो अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो के Q1 बाय आर प्लस के Q2 बाय आर प्लस के Q3 बाय आर, इस तरह से जोड़ते चले जाओगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। के बाय आर तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, समेशन ऑफ Q। समेशन ऑफ Q हो जाएगा नेट चार्ज ऑन आर्क। तो अगर मैं इस एलिमेंट्री चार्ज आर्क की वजह से इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं डीवी, तो ये कितना होगा बोलो, के क्यू, क्यू की जगह कितना हो जाएगा, डी क्यू बाय आर। अब ये डी क्यू क्या लिखा है मैंने, समझ में आया, ये है क्या, चार्ज ऑन एलिमेंट्री आर्क। सबको कहानी यहां तक समझ में आई। अब ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सा है ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे डी क्यू निकालना है, डी क्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ पे सिग्मा की बात कर रहे हैं, तो चार्ज निकालने के लिए सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया से। एरिया किसका आएगा, आर्क का। अब इस आर्क का एरिया कैसे निकालूं, अगर मैं ये लेंथ निकाल दूं, अगर मैं ये लेंथ निकाल दूं तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, अरे रेक्टेंगल टाइप का है ना, तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया आ जाएगा। ये लेंथ कैसे निकालोगे, बात ध्यान से सुनना। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल कितना है थीटा, तो ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा बोलो, थीटा। आर्क लेंथ अगर निकालनी है तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू एंगल। तो अगर मुझे ये आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा रेडियस इनटू एंगल कितना, तो अगर मैं चार्ज निकालना चाह रहा हूं डी क्यू, तो बता सकते हो कितना आएगा, बोलो, सिग्मा इनटू एरिया, एरिया आएगा आर्क लेंथ इनटू थिकनेस, दैट इज
2r इंटू थीटा इंटू याद आएगा। बस इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास अब dv आ गया। बोलो कितना है जल्दी। के सिग्मा 2r थीटा इंटू डी आर अपॉन आर। इसको इंटीग्रेट कर दो, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। क्या क्या कांस्टेंट है? के सिग्मा 2, इंटीग्रेशन में क्या बचा? थीटा इंटू डी आर। थीटा कांस्टेंट नहीं है, थीटा कैसा है? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है साहब? जैसे जैसे मैं आर्क को चेंज करता जाऊंगा ये एंगल की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो इस फॉर्मूले में दो चीजें वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल। सबको समझ में आया? तो अभी तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब या तो मुझे आर को थीटा की टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा, थीटा को आर की टर्म में। अब वो कैसे करेंगे? बात ध्यान से ना, बचपन में आपने पढ़ा होगा है ना, 6th 7th 8th 9th में अगर पढ़ाई की होगी तो, ठीक है, कि अगर एक सर्किल है और ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर के दोनों एंड्स को लेके अगर मैं सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट लेता हूं तो ये ट्रायंगल बनता है। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री बनता है ना। तो सेम अगर मैं यहां पर ये वाला ट्रायंगल बनाता है तो ये एंगल कितना होता? 90 डिग्री। ये लेंथ कितनी होती? 2r, 2 कैपिटल आर। ये लेंथ कितनी है? स्मॉल आर। क्या मैं यहां से cos थीटा लिख सकता हूं क्या इस ट्रायंगल से? बताओ कितना आएगा? cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आर अपॉन 2r। तो क्या स्मॉल आर आ गया? और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डी आर आ जाएगा। थीटा के रेस्पेक्ट में कर देता हूं तो डी आर बाय डी थीटा 2r cos थीटा का डिफरेंशिएशन। अब इसको यहां पे पुट कर देते हैं तो ये आपके पास आएगा v इज इक्वल्स टू के सिग्मा टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू डी आर की वैल्यू बोलो माइनस का 2r साइन थीटा इंटू जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो माइनस का 4r सिग्मा के इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक नोट करो पहले। छपाई मत करना, समझ समझ के नोट करना है ना। और कहीं पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आराम से पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा, है ना। क्लियर है? बट पहले खुद से सोचना है, ऐसे नहीं कि सर दोबारा बताई तो फिर बता नहीं है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, थीटा से चिपका हुआ बेस होता है, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आर्क ड्रॉ किया तो ये भी आर होगा,
ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको मेरी बात आ रही है बेटा समझ में, है ना? अब सब लोग इधर देखो, फिर बाद में नोट करेंगे, है ना? चलो इधर देखो, बात ध्यान से सुनना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जैसे आपने जब नर्सर में हम पढ़ा था कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है ना, अगर u भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, यानी x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो आपने बोला था कि सर एक बार x को कांस्टेंट रखें, साइन x को डिफरेंशिएट करें, और एक बार साइन x को कांस्टेंट रखें, x को डिफरेंशिएट करें। तो ये होता है डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। क्लियर है? सेम इसी तरह से जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल, दोनों थीटा पे वेरी कर रहे हैं और दोनों प्रोडक्ट में। तो इसको इंटीग्रेट करने का भी एक तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्लियर है? और शायद इंटीग्रेशन आप लोगों के अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद कैसे सॉल्व होगा ये आपका टास्क है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप एक बार देखना, इसका फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स का एक मेथड होता है ना, आप सीधे गूगल पे डालना, अभी मत डालना, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा और उस फॉर्मूले से आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं अब आगे की कहानी सुनाता हूँ, इंटीग्रेशन आपको खुद से करना है, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या? लिमिट। ये मुझे बताओ लिमिट कहां से कहां तक आएगी? लिमिट आएगी थीटा की, कहां से कहां तक आएगी? 0 से, और 0 से पाई बाय 2 आएगा क्या? पाई बाय 2 से 0 आएगी लिमिट, 0 से पाई बाय 2 नहीं आएगी। ऐसा क्यों? इधर देखो, अगर आप यहां पे देखोगे, ये एलिमेंट आप कहां से ले रहे हो? यहां से मान रहे हो ना, तो सबसे पहली आर्क अगर मैं लेता तो ये वाली आती। जैसे मैं इधर लेता जाऊंगा आर्क को, इसकी एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी कम होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप आर्क इधर लेते जाओगे फैलता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर मैं एलिमेंट बिल्कुल यहां पे ले लेता तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती? 90। और अगर मैं जैसे जैसे दूर लेते जाता थीटा की वैल्यू कम होती जाती। अगर बिल्कुल यहां पे ले लेता तो थीटा कितना हो जाता? 0। तो इनिशियल लिमिट बनेगी पाई बाय 2 और फाइनल लिमिट बनेगी 0। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन। है ना, सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरह का आंसर आपके पास आएगा। कौन सा? मैं समझा नहीं। अच्छा यहां पाई लिख दिया क्या? ये तो क्या है? के है ना? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन। इंडिकेट आप कर सकते हो, है ना, इसकी वैल्यू आप एक बार घर पे चेक करना। तो ये आंसर, के को चेंज कर दिया ना बेटा, के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपको, सॉरी पोटेंशियल आएगा, वो कितना आएगा? सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन।
फाइंड आउट VA माइनस VB। इसको नोट करो और एक बार इधर देखो बेटा सब लोग, इसको एक बार थोड़ा सा समराइज में कर देता हूँ, सब लोग बात ध्यान से सुनना, मुझे बताते चलना। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना था, एक डिस्क की सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। सही है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक आर्क लिया। क्या लिया, क्यों लिया, क्योंकि उस आर्क से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम थी, जिससे मैं उस आर्क का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल वैसे ही लिख सकता हूँ जैसे एक पॉइंट चार्ज का लिखा जाता है। तो हमने उस आर्क का पोटेंशियल लिखा, दैट इज के बाय आर, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पॉइंट चार्ज का आता है। फिर हमने बोला कि आर्क पे चार्ज जो है डीक्यू वो कैसे निकाला, सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर्क के एरिया से। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया तो हमें चक्कर ये पड़ा कि यहाँ पे आर थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है। तो इधर छोटे आर को थीटा से या थीटा को छोटे आर से रिप्लेस कर दे। वो हमने कैसे किया, बचपन वाली मैथमेटिक्स लगा के। क्लियर है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाय 2r। इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास dr आ गया, dr को यहां पे पुट किया और जो भी कचरा था जो कांस्टेंट था सब इंटीग्रेशन से बाहर निकाला। तो अंदर क्या बचा, थीटा साइन थीटा इनटू डी थीटा। इसकी लिमिट कहां से कहां तक गई, पाई बाय 2 से 0। सबको समझ में आया। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसका मैंने बताया, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और फाइनली जब सॉल्व करने से आंसर आता है तो v की वैल्यू आपके पास आएगी सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। आप सॉल्व करोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन -1 आएगा। क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, -1। तो एक बार आप इसको घर पे जाके सॉल्व कर सकते हो। अब इसको नोट करो और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, आपको खुद से कैलकुलेट करना है लिमिट। बेटा जैसे अगर आप सबसे पहली आर्क लेना चाहते हैं, आप कहां से अज्यूम कर रहे हो, आर्क यहां से। जैसे जैसे मैं आर्क को दूर लेता जाऊंगा ये एंगल कम होता जाए, अगर मैं यहां ले लेता तो ये एंगल हो जाए, तो जैसे जैसे मैं आर्क को पास लाते जाऊंगा एंगल बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो सकता है ये, 90 डिग्री। क्लियर है, तो 90 से, और जब यहां पे ये वाली आर्क ले लूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। प्लस का कि माइनस का, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बी का, क्यों, उससे क्या हो जाएगा, मतलब सही है, आंसर तो एक ही है, लेकिन क्यों है, अगर मैं माइनस कर देता तो फिर किसका ज्यादा हो जाता, कैसे पता चला तुम्हें। और आसान तरीके से बताओ ना, मतलब सही है, तुम्हारे आंसर सही है, बिल्कुल है ना। यही सुनना चाह रहा था मैं कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, कितना आसान है यार। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज। तो कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाओगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा। क्लियर है, तो बिल्कुल आसान सा एक्सप्लेनेशन है इसका। अब कैसे कैलकुलेट करें इन दोनों के बीच के पोटेंशियल ड्रॉप को, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहां से स्टार्ट करो और कैलकुलेट करो।
कैसे कैलकुलेट करें बेटा? देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो मेरी थोड़ी सी हेल्प करना। डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। क्या मैं ई डॉट डी आर को डायरेक्टली ई इंटू डी आर लिख सकता हूँ? हम कई बार देख चुके हैं ना। तो माइनस का ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 2k लैम्डा बाय आर इंटू डी आर। ये बनेगा डेल्टा वी, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये बनेगा आर इनिशियल, ये बनेगा आर फाइनल, ये बनेगा। ये आपके पास आया, दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस का 2k लैम्डा, ये बाहर आ गया। 1/r का इंटीग्रेशन ln r, ये हो जाएगा आर इनिशियल, ये हो गया आर फाइनल। क्या मैं आर फाइनल को, मैं अगर ए से बी ले जा रहा हूं तो बी मेरा आर फाइनल हो गया और ए मेरा आर इनिशियल, तो ये बनेगा मेरा आर ए से आर बी। अगर बी मेरा फाइनल है तो ये हो जाएगा वी बी, ए मेरा इनिशियल है तो ये हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू माइनस का 2k लैम्डा ln ऑफ क्या बना ये आर बी अपॉन आर। सबको समझ में आया? अब इधर देखो ये नेगेटिव आया, सब लोग बात ध्यान से सुनना। बी की वैल्यू ए से ज्यादा है तो ये वाली टर्म कैसी है? पॉजिटिव। आगे कैसा साइन लग रहा है? नेगेटिव, यानी ये पूरी टर्म कैसी हो गई? नेगेटिव। नेगेटिव है, इसका मतलब बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है। तो बिल्कुल सही पाया, बी का पोटेंशियल कम है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का ज्यादा होगा, वी बी माइनस वी ए नेगेटिव आएगा। लेकिन मैंने पूछा क्या आपसे? वी ए माइनस वी बी, तो कितना बनेगा? 2k लैम्डा ln ऑफ आर बी अपॉन आर ए। अरे वी ए माइनस वी बी निकाल दो ना बेटा, आंसर आ गया। यहाँ पे सबको बात क्लियर हो रही बेटा, है ना? तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था। दो क्वेश्चंस किए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिगार्डिंग, सॉरी पोटेंशियल के रिगार्डिंग, जिसमें हमने पहले डिस्क की सर्कमफेरेंस में पोटेंशियल निकाला। उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं। आंसर है सिग्मा आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरा हमने बोला कि यार किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से सराउंडिंग में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2k लैम्डा ln ऑफ आर बी अपॉन आर ए। सही है। आज हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो बता सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? दो इक्वल चार्ज, है ना? अब ये होता है कि अगर मेरा एक छोटा सा डाउट है, थोड़ा सा क्लियर करना, ये होता है कि अगर मान लो मेरे पास दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, इनको मैंने किसी सेपरेशन में रख दिया आर पे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करके, तो फिर तो प्लस माइनस मिलके कितना होना चाहिए? जीरो, न्यूट्रल हो जाता है। मेरी बात आ रही है समझ में? डाइपोल का मतलब होता है दो चार्जेस जो मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन साइन में कैसे हो? अपोजिट हो। तो भैया अगर ऐसे दो चार्जेस को मैं रखूंगा तो वो तो आपस में मिल जाएंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे ना, अट्रैक्ट करेंगे ना, प्लस और माइनस, तो मिला मिलू के जीरो, न्यूट्रल हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? चलो थोड़ा समय और सोचवाता हूं आपको, है ना? ये बताओ, एटम, एटम पढ़ा है ना आप लोगों ने? एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा है, नाम तो सुना ही होगा। मैं ज्यादा पूछूंगा भी नहीं, मुझे भी नहीं आता, ठीक है? एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं। ये बताओ सारे प्रोटॉन्स मिलकर एक बड़ा प्रोटॉन क्यों नहीं बना लेते? रिपल्शन। तो रिपल्शन अगर हो रहा है इतने सारे पॉजिटिव चार्ज में, तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों है? वो भाग क्यों नहीं जाता?
क्लियर है, मेरी बात आ रही है समझ में? अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं खींच लेता? इतना सारा पॉजिटिव चार्ज, वहां पे अकेला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फोर्स तो लगा ही रहा है ना, खींचना तो चाहिए ना। चलो, हाँ क्लियर है, पढ़ तो लिया हमने, लेकिन हमारे भी मन में तो है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, कुछ तो यार। अब बात ध्यान से ना, ऐसा क्यों होता है? नेचर में भगवान ने टोटल 3 फोर्सेस बनाई, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस जिनको हम बोलते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, एक बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब इन 3 फोर्सेस में कंपैरिजन करते हैं जनरली, ठीक है। सबसे जो कमजोर फोर्स है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा क्यों? जैसे मान लो कि भाई मेरा मास m1 है, इसका m2 है, हमने बताया मास आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट, तो मैं इसकी तरफ खिंचता हुआ क्यों नहीं जा रहा हूं? ऐसा इसलिए कि अगर मैं हम दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालूंगा ना, तो आएगा Gm1m2/r², और G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फोर्स की वैल्यू बहुत कम है। जो हमारा ग्राउंड का जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो ऐसी फ्री में इसको दे सकता है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो हमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है ना, इसलिए हम एक दूसरे की तरफ खिंचते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब आप किसी आदमी को बिल्डिंग से फेंकते हो, तब तो धरती में उसको खींच लेती है। ऐसा क्यों? धरती भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, लेकिन तब तो वो खींचता हुआ दिखता है हमें, क्योंकि धरती का मास बहुत ज्यादा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो जब हम बहुत छोटे चार्जेस की बात, ध्यान सुना, जब हम बहुत छोटे चार्जेस की बात करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन की, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास तो और कम है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो जब ऐसे चार्जेस की मैं बात करता हूं जिनका मास बहुत कम है, तो उनमें भी जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा, लेकिन उनका मास बहुत कम है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन mg को नेग्लेक्ट नहीं करते। मैं कौन से ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट करने की बात कर रहा हूं? दो मासेस के बीच में। लेकिन धरती मां जो लगा रही है फोर्स, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो आपके पास दो पार्टिकल है, दोनों का मास m, एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू, तो अगर आप डिसाइड करोगे कि इन पे नेट फोर्स कौन सा होगा, तो मैं इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इनका मास बहुत कम है। तो अगर जब हम बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। और किन्हीं भी दो चार्ज के बीच की सेपरेशन जब एक पर्टिकुलर सेपरेशन से कम हो जाती है, मतलब वो वैल्यू होती है 2.8 फर्मी, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो दो चार्जेस की सेपरेशन जब 2.8 फर्मी से कम हो जाती है, तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव के बजाय रिपल्सिव लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं अगर एक प्लस क्यू चार्ज को और एक माइनस क्यू चार्ज को कितनी सेपरेशन पे रखूं, आर पे, तो ये तो अट्रैक्ट करने चाहिए, तो अट्रैक्ट होंगे तो दोनों और पास आएंगे। लेकिन जैसे ही दोनों और पास आएंगे, कौन सा फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स। और वो कैसे नेचर का लगेगा, रिपल्सिव, वो दोनों को फ्यूज होने से रोकता है, चाहे साइन कोई भी हो। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? इसीलिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को शॉर्ट डाइपोल भी कहते हैं। अब शॉर्ट डाइपोल क्यों बोल रहे हैं, सबको मेरी बात आ रही होगी समझ में, क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन बहुत कम होती। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों का साइन कैसा हो, अपोजिट, वो अगर एक बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सही बात है? अच्छा बात ध्यान से सुनना, जैसे मान लो अब
मार्क एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है पहले समझते हैं, फिर लिखेंगे। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, मैग्नेट से। जैसे मान लो आप मार्केट से मैग्नेट खरीदने गए, ठीक है, तो आप पे कम पैसे थे, 4-5 रुपए थे, आप सस्ती वाली खरीद लें। आपके दोस्त अमीर आदमी था, 50-100 रुपए थे उसके पास, है ना, वो महंगी वाली मैग्नेट खरीद के लाया। ये तो सस्ती वाली मैग्नेट और महंगी वाली मैग्नेट में अंतर क्या होगा? उसकी मैग्नेटिक पावर में। जो सस्ती वाली होगी उसकी मैग्नेटिक पावर बेकार होगी, और जो महंगी वाली मैग्नेट होगी उसकी मैग्नेटिक पावर अच्छी होगी। तो आप इसी से तो डिसाइड कर रहे हो ना, यानी जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा है, उसको मैं बोल रहा हूँ कि वो अच्छी मैग्नेट है, और जिसकी पावर कम है वो मैग्नेट खराब है। क्लियर है? तो कोई ना कोई मैग्नेट में क्राइटेरिया होगा ना जो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है। कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा जो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ। इसी तरह से अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी को बनाते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सबको मेरी कहानी समझ में आ रही है? अब इसको समराइज कर रहा हूं शुरू से, ठीक है? गहरी सांस में, ठीक है, तो रिलैक्स, है ना? अब बात ध्यान से सुनना, समराइज कर रहे हैं। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको हम शॉर्ट डाइपोल क्यों बोलते हैं, सबको समझ में आया? दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, दोनों बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हुए। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचर में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि जब दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन एक मिनिमम सेपरेशन से कम हो जाती है, तो इसमें कौन सा फोर्स डोमिनेट करने लग जाता है? न्यूक्लियर फोर्स, तो जो उनको फर्दर फ्यूजन से बचाता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना है, तो इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मेजर करते हैं हम, इसका जो सिंबल यूज करते हैं वो पी लेते हैं, और इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे बनाते हैं? इसका मैग्नीट्यूड होता है दोनों में से कोई भी एक चार्ज इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन। इसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले ये बनाओ, और अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो पहला पॉइंट, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एनी ऑफ द चार्ज, कोई भी, दोनों बराबर ही तो है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन, इनटू यहाँ पे आर लिया है, एल ले लेता हूं इसका, एल, क्योंकि आर से फिर कंफ्यूज होते हो, क्यू इंटू एल। तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू एल वेक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन की बात करूं, तो इसकी डायरेक्शन डिफाइंड होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी होगी डाइपोल मोमेंट की, तो नेगेटिव से, सबको क्लियर बेटा, है ना? सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो यूनिट बता सकते हो क्या? यूनिट, यूनिट कूलाम और मीटर।
जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, जिसकी वर्टेक्स पे 3 चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस का क्यू। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। अच्छा डाइपोल, इधर देखो सब लोग, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पहले आपको डाइपोल बनाना पड़ता है। डाइपोल का मतलब पेयर्स बनाने पड़ते हैं। पेयर का मतलब समझ में आया ना, एक प्लस चार्ज और एक माइनस। जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। यहाँ पर कितने चार्ज दिख रहे हैं आपको? 3, 2 प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस का 2 क्यू चार्ज है। इधर देखो सब लोग, क्या मैं इस माइनस के 2 क्यू चार्ज को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस का क्यू कॉमा माइनस का क्यू, लिख सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ ये प्लस का क्यू और ये माइनस का क्यू मिलके एक डाइपोल बना लेंगे, और ये प्लस का क्यू और ये वाला माइनस का क्यू मिलके क्या बना लेंगे, एक और डाइपोल बना लेंगे। तो एक तो ये डाइपोल बन गया इन दोनों के बीच में, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी? माइनस से प्लस। तो अगर मैं इन दोनों की बात इसको क्या हो गया, बैठे बैठे बीमार हो रहा है। तुमने तो नहीं किया रिमोट से? हैकर्स बैठे हो क्लास में। चलो इधर देखो, यहां पर आते हैं। अच्छा अगर मैं नेट डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि मेरे पास एक्चुअली 2 डाइपोल मूवमेंट आ रहे हैं। एक तो इस डायरेक्शन में आ रहा, दैट इज क्यू इनटू एल, तो इसको पी बोल देता हूं। ये भी कितना है, पी है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बोलूंगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका हमें पता है, ठीक है। आइदर मैं कंपोनेंट करके सॉल्व कर सकता हूं, और आपको याद होगा कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, सपोज ये दो वेक्टर्स होते ए, इनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। तो ये दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच का एंगल थीटा हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2a cos थीटा बाय 2। कितना आता है, 2a cos थीटा, डायरेक्टली याद रख सकते हो। और रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर पर आता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आएगा, इसके बाइसेक्टर, ऐसा आएगा नीचे की तरफ। पी नेट कितना आएगा, 2p cos थीटा कितना है, 60/2 cos 30, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 चला गया, कितना आ जाएगा, √3p। और p को क्या लिख सकते हैं, q इंटू एल। डायरेक्शन बताओ माइनस का जे के, ये आंसर आ जाता है। इसको नोट करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। आपको रिंग दे रखी है, इसकी रेडियस है r,
जिसके अपर पार्ट पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही है दोनों केस के लिए, लेकिन ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। नीचे कैसा है? नेगेटिव। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट डाइपोल मूवमेंट। अच्छा इधर देखो एक बार सब लोग, है ना, कॉपी पेन छोड़ दो, ठीक है ना। इस चीज को पहले समझते हैं। सबसे पहले कभी भी आपसे डाइपोल मोमेंट दे रखा हो तो एक बार चेक तो कर लो डाइपोल बन भी रहा है या नहीं बन रहा। क्या बन रहा है? क्या बिल्कुल बन रहा है। कैसे? जितना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए उतना ही नेगेटिव। तो हमने एक रिंग ली जिसके अपर पार्ट को पॉजिटिव चार्ज से और लोअर पार्ट को नेगेटिव चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और दोनों का लैम्डा सेम है इसलिए बन रहा है। लैम्डा अगर अलग अलग होता तो क्या ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज बराबर होता? क्या नहीं होता? अब तो हो रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो एक गिस्सू मेथड देख लेते हैं, है ना, और जब सीख जाएंगे तो मैं एक दूसरा मेथड बता दूंगा जिस मेथड को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ चार्ज। जैसे सेंटर ऑफ मास पढ़ा था ना, वैसे आता है सेंटर ऑफ चार्ज। तो पहले तो बेसिक तरीका इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब लोग इधर देखो, बात ध्यान से सुनना। जैसे आपको यहां पर ये रिंग दे रखी, एक्चुअली मुझे रिंग के केस में या डिस्क के केस में डाइपोल निकालना तो आता नहीं है। मुझे डाइपोल का फॉर्मूला पता है 2 पॉइंट चार्ज के लिए, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है प्लस और माइनस, उनके बीच की सेपरेशन अगर एल है तो डाइपोल क्या होता है? क्यू इंटू एल। अगर मान लो मैं यहां से थीटा पे जाके, जैसे सपोज थीटा पे जाके एक एलिमेंट ले लेता, कितने का? डी थीटा। इस पे चार्ज कैसा बनता? पॉजिटिव, है ना। बात ध्यान सुनना। और ऐसा ही एक चार्ज में यहां पर एलिमेंट ले लेता, कितने पे? थीटा पे जाके, कितने का? डी थीटा। इस पे चार्ज कैसा बनता? नेगेटिव। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, ये छोटा सा चार्ज ये एक एलिमेंट्री चार्ज हो गया, यानी एक पॉइंट चार्ज हो गया, ये भी एक पॉइंट चार्ज हो गया। जितना प्लस है उतना ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे? एक डाइपोल बना रहे होंगे। क्या डाइपोल की डायरेक्शन बता सकते हो क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन। इसको बोलते हैं डीपी। कितना होगा बता सकते हो? डाइपोल मोमेंट क्या होता है? क्यू इंटू दोनों के बीच की सेपरेशन। चार्ज कितना होगा इस पे? चार्ज निकाल सकते हो? लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ये सब कुछ समझ में आया कैसे लिखा? पक्का? लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर, ये चार्ज आ गया। इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? आर और आर कितना हुआ? 2r इंटू 2r। ये आ गया। पक्का? अगर मैं ऐसा ही एक एलिमेंट यहां पर लेता, सपोज थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट यहां पर लेता, कैसा चार्ज आता है इस पे? पॉजिटिव। और ऐसा ही एक एलिमेंट में यहां पर लेता थीटा पे जाके, कितने का? डी थीटा का। इस पे चार्ज कैसा आता? नेगेटिव। तो ये दोनों मिलके भी, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट मिलके भी क्या बनाते हैं? एक डाइपोल बनाते। कहां से? माइनस से प्लस की तरफ। तो डायरेक्शन ये आती। इसका भी डाइपोल मोमेंट लिखता था एनी ऑफ द चार्ज दैट इज लैम्डा इनटू आर डी थीटा इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी? 2r। हो गया? तो अगर डीपी इधर आ रहा है, डीपी इधर आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा और थीटा। क्या कंपोनेंट कर सकते हो क्या? ये वाले कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे?
तो नेट डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा? वर्टिकल। तो पी नेट बोलो कितना बनेगा बेटा, बोलो। 2dp cos थीटा, ये बनता ना, dp cos थीटा और dp cos थीटा कितना होता है? 2dp cos थीटा। sin थीटा वाला कंपोनेंट आपस में क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। बस अब रखना ही था वैल्यू, आंसर आ गया। 2 dp बोलो कितना है? लैम्डा r स्क्वायर इंटू 2, तो 2 लैम्डा r स्क्वायर इंटू d थीटा इंटू cos थीटा। और मुझे अगर नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, पी नेट निकालना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? कहां से कहां तक करना पड़ेगा? ये बताओ कितने एलिमेंट लेके काम कर रहे हैं आप? 2 ही चल रहे हैं, 4 नहीं चल रहे। 4 तो मैंने एलिमेंट लिए, लेकिन डाइपोल तो कितने बने हैं? 2। क्लियर है? अब बात ध्यान से सुनना, ये वाला जो डाइपोल है वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल दोनों को कवर कर लेगा। ये वाला जो डाइपोल है वो इसको भी कवर कर लेगा और इसको भी कवर कर लेगा। तो अब वो इंटीग्रेट वहां से कहां तक करना पड़ेगा? बस 0 से π/2। 2 एलिमेंट ले लेना आपने, तो आपको 1/4 पार्ट को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब 1/4 पार्ट को लूंगा तो ये दोनों आपस में कवर हो गए। और आपने कितने एलिमेंट ले लिए? 2। किससे मल्टीप्लाई हो गया? 2 से। सबको समझ में आ रहा है? चलो आप ऐसे समझ लो, एलिमेंट्री समझ लो। टोटल कितने मजदूर लगाए आपने? 4। चारों मजदूर चारों क्वाड्रेंट में अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने 4 एलिमेंट ले लिए छोटे छोटे से, तो आपको सिर्फ 1 ऑफ द क्वार्टर को ही तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो लिमिट कहां से कहां तक आएगी थीटा की? 0 से π/2। बस इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, दैट इज 4 लैम्डा r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इनटू d थीटा 0 से π/2। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। लिमिट आएगी 0 से π/2। अपर लिमिट sin π/2 कितना? 1, sin 0 कितना? 0, तो 1 ही आ जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा? दैट इज 4 लैम्डा r स्क्वायर। हाँ जी बेटा, हाँ 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 हाँ, पहले आप हाँ हाँ हाँ, मैं वही बताऊंगा, वैसे तुम बताओ तो सही मुझे। सेंटर ऑफ मास पे रख दिया था क्या इसको? तो हाँ हाँ, तुमने ये वाला एलिमेंट ले लिया होगा ये। अच्छा, ओहो वाह, हाँ हाँ हाँ, ऐसा क्यों? वो बिल्कुल आर होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और अगर मान लो डिस्क होता तो, है ना, है ना, तो दोनों की 2 चार्ज के बीच का सेपरेशन तुमने 2r लिया है, 2r लिया है ना, उसने वही किया, एलिमेंट लेके कंपोनेंट। कौन सा वाला? अरे हर जगह आएगा 2r। हाँ, थीटा बेटा वर्टिकल से ले रहा हूँ मैं, यहाँ से ऐसे देखना, ये मैं, मुझे सिर्फ लिमिट जो डालनी है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की डालनी है, एक मजदूर के लिए डालनी है, क्योंकि मैंने कितने मजदूर लिखे? 4, तो एक के लिए डालनी लिमिट बस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो थीटा की सबसे लोअर लिमिट कितनी? 0, और अपर लिमिट कितनी? π/2। बाकी के लिए लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको घुमाऊंगा तो ये भी घूम गया। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 2 से, है ना, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला भी आ गया। तो मुझे सिर्फ एक के लिए लिमिट रखनी है, बाकी सबके लिए लिमिट अपने आप आ जाएगी। यहां से भी ले सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सा वाला? अच्छा तुम बोलो, अच्छा अच्छा ये वाला, हाँ ये, अरे सही करो, ये सही बोल रहा है, ये वाला थीटा है, ये वाला ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो ये बोलना चाह रहा था कि सर ये थीटा है तो ये थीटा होगा ना, ये एलिमेंट है।
अब आते हैं इसके अल्टरनेट मेथड। सेंटर ऑफ मास तो वैसे भी तुम्हारे टेस्ट में आ रहा है ना इस बार। ये मुझे बताओ, एक हाफ रिंग है क्या, या फिर एक आर्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर आता है? 2r बाय आर्क का 2r बाय पाई नहीं कुछ था। अगर मान लो ये एक आर्क है जिसका सेंटर में कितना एंगल से बननी है, थीटा, तो अगर मैं बात करूं तो यहां से कितनी हाइट पे इसका सेंटर ऑफ मास आता है? ये हाइट कितनी होती है? ये होती है 2r बाय थीटा साइन ऑफ थीटा बाय। पाई बेटा सेमी सर्कुलर के केस में आता है। अगर मैं एक हाफ रिंग की बात करूंगा तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? पाई। तो उस केस में कितनी हाइट पर आएगा? 2r बाय पाई साइन ऑफ पाई बाय 2। ये 2r बाय पाई बन जाए, है ना? तो ये तो याद होना चाहिए, पेपर में आने वाला है तुम्हारे, है ना? डिस्क के केस में कितना आता है? यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 4r बाय 3 थीटा साइन ऑफ थीटा बाय, ये आता है। ठीक है, अब सब लोग इधर देखो, कॉपी पेन छोड़ दो, बात को ध्यान से सुनना। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, मुझे बताते चलना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट का तरीका सबको समझ में आ गया। एनी ऑफ द चार्ज उनको दोनों के बीच की सेपरेशन। अगर पॉइंट चार्ज है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हमने देख लिया कि जरूरी थोड़ी है यार पॉइंट चार्ज हो, है ना? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी रिंग पर भी हो सकता है, किसी डिस्क पर भी हो सकता है, उसके इसमें भी डाइपोल बन सकता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की तो हमें पता चला यार बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर हमें कोई अल्टरनेट मेथड मिल जाए जिसमें हमें इतना इंटीग्रेशन ना करना पड़े तो उसके लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ चार्ज। पहला पॉइंट, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बस एक मैथमेटिकल ट्रिक है। सेंटर ऑफ चार्ज, जैसे सेंटर ऑफ मास को हम डिफाइन करते हैं ना कि सेंटर ऑफ मास वो लोकेशन होती है या वो पॉइंट होती है जिसके वर्ड बॉडी का मोशन प्योर ट्रांसलेशनल होता है, इसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई चिड़िया एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये चिड़िया हमने बनाई है अपनी सहूलियत के, ये बस एक मैथमेटिकल ट्रिक है जिससे हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े, हम आराम से काम चोरी कर सके। समझ में आ रही बात? अब कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, और ये कब लगेगा सर सेंटर ऑफ चार्ज? जब डाइपोल बन रहा हो। जब डाइपोल बन रहा हो तो मैं सेंटर ऑफ चार्ज की ट्रिक को लगा सकता हूं। अब सेंटर ऑफ चार्ज की ट्रिक क्या होती है? हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाइपोल बन रहा तो मैं सारे पॉजिटिव चार्ज को हटा के इसका जो सेंटर ऑफ मास वाली लोकेशन आई थी ना वहां पे रख सकता हूं। जैसे बात ध्यान से सुनना, अगर यहां पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। चलो देखो पहले, अगर मैं इस हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन की बात करता तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर आता है? यहां से 2r बाय पाई। कैसे आया? सबको समझ में आया ना? थीटा को पाई पुट कर दिया तो ये आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस सारे पॉजिटिव चार्ज को हटा के यहां पे रख सकता हूं। इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हो, Q इज इक्वल्स टू कितना आएगा? लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ हो जाएगी पाई आर, तो ये प्लस का Q। इसी तरह से मैं यहां के सारे नेगेटिव चार्ज को हटा के इसके सेंटर ऑफ मास पे रख सकता हूं। कहां पर आ गया? ऐसे नीचे 2r बाय पाई, यहां पर आएगा माइनस का Q। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां रहेगी? माइनस से प्लस की तरफ, यही तो आ रही थी। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा इधर देखो, एनी ऑफ द चार्ज इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन। सेपरेशन कितनी हो गई? 4r बाय पाई। क्यों कितना है पुट करो, लैम्डा पाई आर इंटू 4r बाय पाई, ये चला गया, आंसर कितना आ गया? 4 लैम्डा आर स्क्वायर। खुश हो गए लोग, है ना कि चलो बच गए। ठीक है, लेकिन हर एक, है ना, होता ना कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, है ना? सॉल्यूशन के साथ साथ समस्या भी आती है।
तो ये मेथड अच्छा तो है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि ये जो सेंटर ऑफ चार्ज वाला मेथड है हम तभी अप्लाई कर सकते हैं, पहले वो डाइपोल बन रहा हो, और दूसरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो हमारे पास इंटीग्रेशन के अलावा और कोई दूसरा मेथड नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसको नोट करो बेटा। दिस मेथड इज ओनली वैलिड इज यूनिफॉर्म। इसको नोट करो बेटा यहाँ तक, और उसके बाद शीट निकालो। जी मीन्स की बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहां तक दिए थे? 13। ये तुम्हारे पास ये शीट है क्या? जी मीन्स की शीट निकालो। पहला क्वेश्चन कौन सा? अच्छा वहां से ना, ठीक है ठीक है। टू आइडेंटिकल चार्जेस स्फीयर वाला ना, ठीक है, मुझे लगा वहां से स्टार्ट। ठीक है, जेई मेंस का स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया, ठीक है। राधे चलना बेटा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है, चलो देख लेते हैं। अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड हो गया। थर्ड बेटा बड़ा आसान है, इसने बोला, मैं समझा देता हूं, ठीक है। थर्ड में इसने ये बोला कि सपोज ये मेरे पास एक स्क्वायर है ना, जिसकी साइड लेंथ कितनी है? 2a। अब इसने बोला है कि यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू, और दूसरी साइड कैसे है? सेम मैग्नीट्यूड के कैसे चार्ज है? नेगेटिव। एक तीसरा चार्ज है कैपिटल क्यू, जो यहां पर है। तो यहां से सेंटर पर लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछा गया। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो अपन बोल सकते हैं दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको सिर्फ यहां से यहां तक का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, या फिर आप वर्क की बात कर सकते हो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। आपका आंसर आ जाएगा। सबको बात अच्छे समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्लास में किया हुआ बेटा, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। पहले ऐसा बनता है, फिर इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा, जैसे बिल्कुल कुछ है भी नहीं इसमें, तो 7 में आपको दो चार्ज दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू और प्लस क्यू, और यहाँ पर एक और चार्ज रखा हुआ है, कितना? q/2। ठीक है, आपको जो सेपरेशन दे रखी है ये हो गई a, और ये भी कितना है? a। मैं इसको इधर मूव करा रहा हूं, सपोज मैं आपको यहाँ पर इसको y डिस्टेंस से मूव कराता हूँ, तो बेटा ये अगर प्लस का q/2 है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स कहाँ आएगा? इधर आएगा। क्लियर है? ऐसा क्लास में भी किया था हमने ऐसे चेंज रिगार्डिंग।
तो जब आप इसको करोगे तो ऑब्वियसली बात है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस का एक्स आएगा, यानी प्लस का वाई। आप फोर्स भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना है थीटा, ये भी कितना, ये थीटा, तो नेट रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2f cos थीटा, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक समझा दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 11 में बेटा देखो मैं आपको समझाता हूं, इसमें बोला है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसपे आधे पे पॉजिटिव चार्ज और आधे पे नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मैं आपको बताऊं सेकंड ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में जो शार्प एज है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करता है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी आएगा, और तो सेकंड ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। फोर्थ अगर मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट ऑप्शन की, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है वो नेगेटिव पर टर्मिनेट, यहां पे तो कोई भी टर्मिनेट नहीं हो रही, सेम फोर्थ में भी नहीं हो रही, तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 5 11 का सॉरी 12 हो गया। O2 का सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, O2 एक्सरसाइज में भी था। क्लियर है। 13 तक दे दिए थे क्या, 13 अभी अपन डाइपोल में कर पाएंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार तो सब लोग क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग रीड करो, है ना, जिसका हो गया वो भी, नहीं हुआ उस बेचारे की मजबूरी है, ठीक है ना। टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर सस्पेंडेड बाय कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग, लेंथ कितनी L, इनिशियली दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है D। तो ये देखो कुछ ऐसी कहानी है कि मेरे पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो मासलेस है लेकिन यहां पर मैंने दो पॉइंट मास को हैंग कर रखा है, इसकी लेंथ कितनी है L और दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है D, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है Q, लेकिन सडनली क्या होता है, चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। जैसे मान लो कि इनिशियली चार्ज था Q, चार्ज लीक का मतलब अब चार्ज कम होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स भी कम होता जाएगा, तो ये क्या होने लग जाएंगे, पास आने लग जाएंगे, तो इनके बीच की सेपरेशन चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं किसी टाइम पर सेपरेशन हो गई x, और उस वक्त ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा था थीटा, क्या मैं tan थीटा निकाल सकता हूं क्या, बहुत आसानी से। अगर मैं इस पे फोर्स की बात करूं तो एक तो नीचे कौन सा लग रहा होगा mg, एक ये इस पे लगा रहा होगा fe, दैट इज kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा। क्या यहां से tan थीटा लिख सकता हूं क्या, बोलो, tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दैट इज kq स्क्वायर बाय, सही बात है। क्या मैं tan थीटा यहां से भी निकाल सकता हूं क्या, tan थीटा को मैं sin थीटा लिख सकता हूं क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, दे रखा है ये बहुत छोटा है, और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो tan थीटा को मैं sin थीटा लिख रहा हूं, और sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर दिस इज x बाय 2 बाय l, ये आ जाएगा। बस दोनों को कंपेयर करना है। इधर देखो सब लोग, k कांस्टेंट, mg कांस्टेंट, l कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो समय के साथ, तो q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2q इनटू dq बाय dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3x स्क्वायर, dq बाय dt कांस्टेंट है तो ये भी उड़ गया, 2 भी कांस्टेंट है 3 भी कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या है आपके पास q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और dx बाय dt इज वेलोसिटी,
और मैं Q को क्या लिख सकता हूं यहां से, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2, तो Q को रिप्लेस कर देता हूं दोबारा, ये कितना बना x टू द पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर इंटू v, इसको इधर ले जाओ तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर, ये आंसर आ रहा है। सबको समझ में आई मेरी बात है ना? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड है ना, शायद थर्ड है, सेकंड में तो प्लस दे रखी है ऐसा नहीं, वी दे रखे, फर्स्ट में देगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या समस्या क्या है ना, देखो इन्होंने ना चालाकी दिखाई है। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन देगी फाई इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस बी। फाई जो है वो फ्लक्स नहीं है भाई, आगे दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो इसको वी लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, तो वी इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस बी। आपसे पूछा चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सब लोग देखो, क्या मैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ क्या? कैसे निकालते हैं यार? बहुत बढ़िया, E इज इक्वल टू माइनस का dv बाई डी, क्या माइनस का 2AR आ गया? क्लियर है? अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं क्या गॉस लॉ लगा सकता हूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट कर रहा हूं तो ये कितना हुआ, माइनस का 2AR। इंटीग्रेशन ऑफ ds एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना बनता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्यों इनको मैं रो इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया सॉल्व, 4 पाई से 4 पाई चला गया, r स्क्वायर r क्यूब, या ये बना बेटा आपके पास माइनस का 2a इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 है, ये आंसर आ जाए। ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन देते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ तो आसान सा क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूं। देखो बात ध्यान से सुनना, ये बताइए एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, सेंटर पे सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे 3/2 ऑफ द सरफेस। तो ये दो स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और मैं चार्ज को सेंटर से कहां पे ला रहा हूं, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने चार्ज क्यू इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द स्फीयर, द पोटेंशियल एनर्जी चेंज बाय। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर मैं किसी चार्ज को यहां से सरफेस पे ला रहा हूं तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा दैट इज क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी आएगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सेंटर का पोटेंशियल कितना होता है, 3/2 ऑफ द सरफेस माइनस सरफेस का तो वीएस ही होगा, कितना बनेगा ये, के क्यू वीएस बाय 2। और वीएस क्या होता है, सरफेस का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर। ये आंसर आएगा, क्लियर है? और इसको रो की टर्म में लिख सकते हो, क्यू को क्या लिख सकते हो, रो अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो आप देखोगे तो ए ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो गलत है। और दूसरा तो सही है, मैंने बता ही रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इधर देखो बेटा सब लोग, ये आपको एक रॉड दे रखी है, रॉड पे चार्ज कितना है, लैम्डा, रॉड की लेंथ कितनी है, एल। इस रॉड की वजह से इस ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट चार्ज एलिमेंट कहां से अज्यूम करेंगे, जिस पॉइंट पे निकालना है ओ से, तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन यार। यहां से आर डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लें, है ना, एक्स मान लो, अपन एक्स लिखते हैं हमेशा, तो कितने का, dx का। ये एक पॉइंट एलिमेंट हो गया, पॉइंट चार्ज, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय आर।
दैट इज k बाय x, dq को क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू dx, बस इंटीग्रेट करो तो आंसर आ गया। इंटीग्रेट करने में लिमिट हम कैसे डालते हैं, ये x इज इक्वल टू 0 है तो ये x इज इक्वल टू l होगा और ये x इज इक्वल टू 2l होगा, तो l से लेके कितना आ जाएगा 12, ये आंसर आ जाएगा। 1 तारीख को जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने बैच में ही क्लास अटेंड करें, अन्यथा आपका अटेंडेंस कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, मेरी तो क्लास है दूसरी, है ना, बोल के सर की कोई भी क्लास नहीं है, मतलब आपके बैच में अभी, है ना, कितने, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट करो बेटा यहां तक। और 8th के बाद एक क्वेश्चन और बच गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, यहां तक नोट करो पहले, ये सबको समझ में आया बेटा? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ना आपको 4 लोकेशन दे रखी है, 4 लोकेशन की पोटेंशियल दे रखे हैं, 3v0/2, 5v0/4, v0/3, v0/4 और v0/4। सब लोग इधर देखो, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस करें, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें तो हमें आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, मैंने आपको एक ग्राफ बनवाया था सॉलिड स्फीयर का, और सॉलिड स्फीयर के केस में मैंने बोला था सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पर होता है, सेंटर पे। जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर जाते जाते पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम, तो सबसे ज्यादा सेंटर पे होता है, दैट इज 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस, और जैसे जैसे बाहर जाता है तो पोटेंशियल कम होता जाता है। और हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरह का आता है, फिर ऐसा आता है, ये सरफेस का पोटेंशियल हो गया, सरफेस का मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ का पोटेंशियल अगर v नॉट है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 3/2 v नॉट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं वो सारे पॉइंट जहां का पोटेंशियल v नॉट से ज्यादा है, वो सारे पॉइंट्स जहां का पोटेंशियल v नॉट से, वो स्फीयर के अंदर ही हो सकते हैं। अगर पोटेंशियल v नॉट से कम है तो वो स्फीयर के बाहर ही हो। इसका मतलब इन दोनों का पोटेंशियल देखो, इन दोनों का पोटेंशियल v नॉट से क्या है, ज्यादा है, तो ये दोनों पॉइंट स्फीयर के कहां होंगे, अंदर। यानी अगर पहले एस पे आता है R1 पे, तो R1 तो 0 ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कहां पर पोटेंशियल है, 3/2 सेंटर पे। सबको बात आ रही है समझ में कि मैं ही पढ़ रहा हूं, है ना, पढ़ रहा साथ में मेरे कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं, है ना, मैं ना भी पढ़ू तो भी चल जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना, ये ध्यान रखना, मैं नहीं भी पढ़ू तो अभी चल जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो R1 0 क्यों है, सबको समझ में आया, क्योंकि ये पोटेंशियल कहां पर है, सेंटर पे। मैं बोल सकता हूं कि अगर इसकी लोकेशन R2 है तो R2 जो है वो R से तो कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर जाओगे तभी पोटेंशियल v नॉट से ज्यादा होगा, 5v0/4 v नॉट से ज्यादा है, और ये दोनों v नॉट से कम है, यानी हम स्फीयर से कहां गए, बाहर, और अगर मैं स्फीयर से बाहर आ गया तो ये तो क्या बन गया, पॉइंट चार्ज। तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल लिखना चाहूं तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज kq बाय स्मॉल r, दैट इज इक्वल्स टू, बात ध्यान सुनना, दैट इज 3/4 ऑफ क्या, मैं v नॉट को, क्योंकि v नॉट इज अ पोटेंशियल ऑफ सरफेस, तो kq बाय कैपिटल R लिख सकता हूं, ये हो गया बेटा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 4r/3, ये r3 हो गया। यहाँ का भी पोटेंशियल जो है वो v नॉट से कम है, यानी पॉइंट कहां पर होगा, बाहर, बाहर आ गया तो ये पॉइंट चार्ज बन गया, तो पोटेंशियल कितना हुआ, kq बाय r, दैट इज इक्वल्स टू v नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, kq बाय कैपिटल R, ये R4 आ गया, आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, और अब सारे ऑप्शंस मैच कर जाएंगे, मतलब चेक कर सकते हो।
सबको मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? इसको नोट करो और जेई एडवांस। चलो फटाफट बोलते चलो बेटा। जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हो गया। एरिया की प्रोजेक्टेड एरिया ले लो, दो आ जाएंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो 45 डिग्री एंगल पे है, तो एक cos 45 और एक sin 45। कौन सा? जे एडवांस? नहीं नहीं, डिस्कस तो मैं आज ही करूंगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अच्छा मैं आइडिया दे दूंगा बेटा ना। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। मैंने आपको जब एसएचएम पढ़ाया तो एक पॉइंट बोला था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर अगर आप कोई एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स लगाते हो तो उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाती। तो साहब आपने अगर क्वेश्चन नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा Q into E, लेकिन जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। कितने से शिफ्ट हो जाएगी? Q is equals to kx, तो x is equals to QE by K। क्वेश्चन नंबर 4 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ बेटा लिख दिया मैंने। चलो अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले आते हैं 1 पे। हाँ पहले यहां से डिस्कस करते हैं इसको। ये डिस्कस कर लेते हैं। बात ध्यान में सुनना सब लोग। अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको ये इस तरह की सरफेस दे रखी है। ये बताओ यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने बेटा? 0,0,0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने? 0,a,0, यानी इसकी लेंथ a हो गई। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? a,0,a। तो क्या ये लेंथ निकाल सकते हो? √2a हो जाएगी। ये कैसे निकाला? डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस, तो रूट ऑफ a माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और a माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो √2 आ जाएगा। इसका एरिया आ गया, ये √2 है, ये a, तो एरिया √2a स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस एंगल पे कि ये एंगल कितना होगा? थीटा। tan थीटा कैसे निकालूंगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर लेंथ a है ना, ये 0,0,0 है ना, और ये बेस लेंथ भी कितनी है? a, तो थीटा कितना हो गया? 45। यहां से अगर मैं tan थीटा निकालूंगा, एरिया आ गया, एंगल आ गया। क्या मैं इस एरिया के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल? तो अगर ये एरिया ऐसे रखा हुआ है ऐसे, तो एक तो ये आ जाएगा और एक ये बनेगा, तो एक तो ये बन जाएगा और एक वर्टिकल बन जाएगा। अगर आप एक्सेस की बात करोगे तो मुझे बताओ ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है, तो ये वाला तो जो आएगा वो एक्स वाई प्लेन बनेगा, ये है वाई और ये एक्स। ये वाला प्रोजेक्शन कौन से में आएगा? ये जेड है और ये वाई। ये हो गया, दो कंपोनेंट कर लिए मैंने। सबको बात आई समझ में? अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप है, वो एक्स कैप मतलब वो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो ई नॉट ही है। वो एक्स कैप क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन। एक्स तो साहब ये है, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वो क्या कभी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस सरफेस को कट करेंगे? क्या नहीं करेंगे, लेकिन इस सरफेस को कट करेंगे। कितना आएगा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो फ्लक्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया। इसका एरिया कितना आएगा? a cos 45 या sin 45, एक cos 45 और एक a sin 45, जो भी है दोनों बराबर ही होते हैं इसलिए लिख दिया। तो दैट इज E नॉट। एरिया बोलो कितना? √2।
cos 45 बन रहा है, आंसर कितना आएगा, ई नॉट ए स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इसको नोट करो बेटा यहां तक और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट्स में भी नोट कर लेना। चलो ये बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। क्लास है मेरी एक्चुअली 10 से लेनी है, ठीक है। अब घर भागूंगा फिर क्लास लेनी है ना? हाँ घर से क्लास लेनी है बेटा, है ना, ऑनलाइन लेनी है। यहाँ से सिस्टम नहीं बैठ पाता यार उन बच्चों का, मतलब वो बच्चों की रिवीजन क्लास चल रही है ना, लीडर वाले बच्चे हैं वो, यहाँ क्या सिस्टम नहीं बैठ पाता। इनका जो आईपैड है ना, वो टच पैड नहीं है, वो हिट पैड है ना। तो हाँ, तो वो स्मूथली नहीं क्लास चलती। जैसे आईपैड पे तो बहुत अच्छे से ना मैनेज हो जाता है ना, उस पर नहीं होता। तो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रहेगा, रेस नंबर 17 तक कर ली थी हम लोगों ने, तो रेस नंबर, हाँ यार वो कर लूंगा मैं डिस्कस, टेस्ट से पहले कर लूंगा। रेस नंबर 18 और शीट में भी कुछ क्वेश्चंस देने हैं मुझे बेटा। हाँ है बेटा, क्लास तो कल ही है बेटा, अब क्या करें बेटा। अब ये तो नहीं सिखा सकता ना इधर जाके हलवा कैसे बनाए, यही काम है मेरा, ठीक है। तो होमवर्क तो देना ही पड़ेगा, नहीं दूंगा तो फिर खुद ही बोलोगे सर शीट ही नहीं कराई हमारे तो आए, हमारे तो क्वेश्चन ही है ना, ठीक है। तो भाई है ना, तो मुझे तो देना पड़ेगा ना, छाती पीट पीट रहोगे नहीं तो, ये सर हमारे तो पेपर, हमारे तो सर डिस्कस ही नहीं कराते हैं, अल्लाह अल्लाह ऐसे करो, तो मुझे तो डिस्कस कराना पड़ेगा ना भाई। तो रेस नंबर 18 और उसके बाद शीट में, ओवन में कहां तक डिस्कस करा दिया, ओवन में क्वेश्चन नंबर अपने गॉस लॉ के कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन 32 तक हो गए थे, 34 तक हो गए थे, है ना। 35 से देना है, तो क्वेश्चन नंबर 35 से 36 बहुत तेज हो रहे हो है, चलो कोई नहीं, देखो ना 35 53 कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे घुमा देना। घबरा क्यों रहे हो, वैसे भी करके तो मुझे ही लानी है ना। हाँ 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 बिल्कुल बेटा, हाँ जी कल बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ अब तो सारे पूछेगा तो नहीं हो पाएगी डिस्कस।